हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर अपने यूट्यूब चैनल वीएनसी पर आप सबका स्वागत करता हूं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बजट 2022-23। यू ऑल नो वेरी वेल दैट टुडे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस निर्मला सीतारमण जी हैज लॉन्च द बजट ऑफ 2022-23। ये बजट होता क्या है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आपको सिंपल वर्ड्स में, साधारण भाषा में समझाने का प्रयास आज मैं अपनी इस वीडियो पर आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि बजट होता क्या है। व्हाट इज बजट? देखिए, बजट इज अ फ्यूचर एस्टिमेशन ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट डेटा। यानी किसी भी देश की सरकार के द्वारा अपने पास्ट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर के आंकड़ों को, डेटा को, क्वांटिटी को, फिगर्स को कैलकुलेट करके हमारे आने वाले कल में, हमारे नेक्स्ट ईयर में कितनी इनकम्स होंगी, व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ इनकम, फ्रॉम वेयर वी विल कलेक्ट दैट, हाउ मच विल बी द एक्सपेंसेस एंड वेयर विल वी हैव टू इन्वेस्ट द मनी या वेयर वी हैव टू स्पेंड द मनी। उस एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को हम जिस फॉर्मेट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उस बेसिकली डेटा को या उस कागज को या उस फॉर्मेट को ना हम बजट कहते हैं। इस साल का जो 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा और अप टू 31 मार्च 2023 चलेगा, उस पूरे साल में भारत के बजट की टोटल वैल्यू कितनी है? इस साल का बजट की टोटल वैल्यू है 39.75 लाख करोड़ रुपीस। मतलब भारत सरकार का यह प्रयास है कि वो इस साल 2022-23 के सेशन में लगभग 39.75 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये सरकार के एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। अब इस एक्सपेंडिचर्स में हम डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सारे सिस्टम्स को इंक्लूड करेंगे और सब पे सरकार को कुल मिला के इतने रुपए का एलोकेशन करना है। और इस एलोकेशन को पूरा करने के लिए सरकार ट्राई टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक या फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया। तो उसे कहा जाता है पैसे का आना, यानी सोर्स ऑफ मनी। सरकार जितना पैसा 100% खर्च करने वाली है, उस 100% पैसे की सरकार के पास प्राप्ति भी होनी चाहिए, सरकार के पास रिकवरी या सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। सरकार के पास पैसा आता कहां से है? जनरली द गवर्नमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी रेज मनी फ्रॉम 2 बेसिक सोर्सेस। वन इज कॉल्ड टैक्स, अनदर वन इज अनदर देन टैक्स। टैक्स क्या होता है? यू नो कि टैक्स इज अ कंपल्शन। टैक्स is a source of income of the government by which government levied some amount as a tax on the public and the public is liable to pay that money. उसको कहते हैं टैक्स। This tax also can be divided into 2 categories. One is direct tax, another one is indirect tax. Direct tax में क्या होता है? A tax in which the burden of paying tax cannot be shifted to another person. यानी जिस व्यक्ति या संस्था या कंपनी पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, ओनली दैट पर्सन विल बी लायबल टू पे टैक्स, ही और शी विल नॉट बी एबल टू शिफ्ट द बर्डन। उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एटसेट्रा। द अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अ टैक्स इन विच द बर्डन ऑफ पेइंग कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पार्टी। जैसे कि जीएसटी आप सब जानते हैं, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सरकार को मोस्टली तो पैसा टैक्सेस के द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें इनकम टैक्स भी होता है, जीएसटी भी होता है। इससे पहले कि और डिटेल में बताता हूं कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है इस साल जनवरी 2022 में। अभी रिसेंटली सरकार को इस जनवरी के महीने का जीएसटी के द्वारा कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है? 1,40,00,000 करोड़ रुपया। सिर्फ जनवरी के महीने में भारत सरकार को जीएसटी के द्वारा 1,40,00,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट हुआ। ये एक ह्यूज अमाउंट है, ये रिकॉर्ड अमाउंट है और ऐसा सरकार हर साल प्राप्त करने का प्रयास करने वाली है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा सरकार को पैसे मिलते हैं, ये सरकार की सोर्स होती है। इसके अलावा कुछ अदर सरकार के सोर्सेज भी होते हैं, जिसे पेनल्टीज लगती हैं, चालान्स होते हैं, स्टैम्प ड्यूटीज लगती हैं, स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है। इन सब कई प्रकार से सरकार को इनकम होती है। सरकार पहले खर्चा करती है
उसके बाद में देखती है कि मनी कहां से अरेंज किया जाएगा। और इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस होता है, इफ द एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम, यानी सरकार को ये जो पैसा खर्च करना है, अगर ये पैसा सारा सरकार को अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट नहीं हो पाया, तो जो डिफरेंस रहेगा ना, उस डिफरेंस को कहा जाएगा डेफिसिट। उस डिफरेंस को कहा जाएगा डेफिसिट। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि भारत अभी आप जानते हैं डेवलपिंग कंट्री तो है नहीं, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो सरकार को खर्चे ज्यादा करने हैं, और लेकिन लोगों के पास इनकम इतनी नहीं है कि वो एक्सपेंडिचर के द्वारा होने वाले खर्च को मीट आउट कर सके। सो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड द रिसिप्ट्स और इनकम इज कॉल्ड एज डेफिसिट। और सरकार को लगता है कि इस साल सरकार का फाइनेंशियल डेफिसिट जो है वो 6.4% रहने वाला है, यानी इतने परसेंट का सरकार को इस साल घाटा होगा। घाटा मतलब कि इतनी परसेंट से हम मनी की रिकवरी करने में कैपेबल नहीं होंगे, हमारे इतना नुकसान होने वाला है। लेकिन हमारे देश की जो जीडीपी है, उस देश की जीडीपी में 9% की ग्रोथ हम ट्राई कर रहे हैं। 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स हो चुके हैं जब कोविड का इंपैक्ट ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में है। ऐसी महामारी और ऐसे कोविड की कंडीशन के बावजूद भी इफ द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज थिंकिंग कि भारत की अगर जीडीपी की ग्रोथ 9% हो सकती है, तो ये बहुत सस्टेनेबल और मजबूत एक स्तंभ है, यह एक इंडिकेशन है इस बात का। आज से कुछ साल पहले तक जब भी हम बजट सुना करते थे, आपने भी कई बार सुना होगा, देखा होगा, तो मोस्टली क्या होता था कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते थे ना, उसके लिए लोक लुभावन बड़ी मतलब पॉपुलर सी चीजें सरकार जारी कर दिया करती थी। जैसे कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर नई ट्रेन चला दी जाती थी, या इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया जाता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार से आशा जागृत हो या वो उससे इंस्पायर हो और अपना वोट उस पर्टिकुलर पार्टी को दे दे। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जो किसी भी प्रकार के बेनिफिट से कनेक्टेड हो, बल्कि इस बार की जो बजट है उसको हम ना इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड एक सॉलिड या बैलेंस बजट कह सकते हैं। 9वां साल है लगातार, दिस इज द 9th कंसेक्यूटिव ईयर जब भारत सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब में ना कोई बदलाव नहीं किया है। यानी 9 साल पहले का जो स्लैब था कि 0 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक आपको एज अ एसएससी ऑफ इंडिया करदाता होने के द्वारा 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स पे नहीं करना, ये अप टू 7 कंटिन्यूसली चला रहा है। हो सकता है इस बार लोगों को उम्मीद रही होगी कि चुनावी बेला है, समय नजदीक है, सरकार इस पे रिबेट देगी, बट सरकार ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया कि टैक्स के स्लैब में इंक्रीमेंट होता। तो 9 साल हो गए, कोई बदलाव नहीं हुआ। किसी भी नई ट्रेन को चलाने के बारे में सरकार ने नहीं अनाउंस किया। हाँ, अनाउंस एक चीज जरूर की है रेलवेज के बारे में कि सरकार 400 न्यू ट्रेन चलाएगी जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करेंगी, और वो उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत। नाम आप सबने सुना होगा। तो रेलवे सेक्टर को सिर्फ इतना सा ही दिया गया है कि पूरे इंडिया को कनेक्ट करने के लिए 400 नए वंदे भारत ट्रेन को चलाने का प्रयास किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि इस साल हमारे टोटल बजट की वैल्यू 39.75 लाख करोड़ रुपीस है। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी खर्चा जो सरकार ने किया है और उसका ना हमारी देश की बैलेंस शीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो असेट्स और ना लायबिलिटी चेंज होती है। दीज आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दोज एक्सपेंडिचर विच इफेक्ट द बैलेंस शीट ऑफ एनी इकोनॉमी दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट वी कैन से कैपेक्स। सरकार ने इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से या कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करने के बारे में सोचा है। पिछले साल ये 5-5.5 लाख करोड़ रुपए था, उसमें 40% लगभग का इंक्रीमेंट करके सरकार इस साल 7.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करना चाहिए। अब देखिए, जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा होगा मतलब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर
जितना ज़्यादा सॉलिड बनाया जाएगा, जितनी ट्रेन्स होंगी, जितना हेल्थ सेक्टर इंप्रूव होगा, जितने ब्रिजेस बनेंगे, डैम्स बनेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगे, ये सब बनेंगे, अल्टीमेटली वो भारत देश में रोजगार को सृजित करेगा। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और भारत सरकार को उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में 60 लाख नई जॉब्स वो इस बजट के द्वारा दे पाएगी। हालांकि सेशन तो सिर्फ है कि 22-23, लेकिन ये 60 लाख नौकरी इकट्ठी सिर्फ इसी साल में नहीं आएंगी। लेकिन सरकार का जो लॉन्ग टर्म विजन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इतना करेंगे तो आने वाले कुछ सालों में भारत के 60 लाख लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम जॉब देने में कैपेबल हो जाएंगे। सरकार इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने वाली है। एजुकेशन सेक्टर के साथ इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी इंडिया की जो एजुकेशन है ना, वो आप जानते हैं वो लर्निंग बेस्ड है ना। उसको वोकेशनल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको उसमें स्टूडेंट्स को 11-12 के लेवल पर भी अब वोकेशनल बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। जब हम वोकेशनल करते हैं अपनी एजुकेशन को, मतलब हम लोगों को या स्टूडेंट्स को या यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आप जानते हैं सरकार ने मेक इन इंडिया जैसे कंसेप्ट को लॉन्च किया हुआ है। तो मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के द्वारा स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा और इनकरेज करेंगे और उनकी जो स्टडी है वो लर्निंग बेस्ड से होकर वोकेशनल या ट्रेनिंग बेस्ड होगी। और 200 नए ऐसे ई विद्यालय भी खोलने का सरकार का प्रयास है। 200 ई विद्यालय या जिसको हम 200 न्यू ई चैनल्स बोल सकते हैं। चैनल्स तो बहुत है इंडिया में, लेकिन जिसके द्वारा बच्चों को नॉलेज मिलेगी और सरकार नई नई चीज़ें जो इंडिया में आ रही हैं वो स्टूडेंट्स को आसानी से समझा पाए, इसका प्रयास सरकार ने एजुकेशन में किया है। और ज़्यादा फंडिंग कितनी की गई है, अलॉटमेंट ऑफ मनी कितना किया गया है, वो भी डिटेल में नहीं आया है। वो शाम तक जब आएगा तो कल जब दोबारा वीडियो बनाएंगे ना तब आपको समझा दी जाएंगे उसमें, ठीक है। ये हमारे एजुकेशन सेक्टर की बात है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में क्या चेंजेस किए गए हैं या सरकार ने क्या एफर्ट्स किए हैं। आप जानते हैं कि भारत डिफेंस के लिए मोस्टली अब तक फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट हुआ करता था। जितने भी बड़े लड़ाकू जहाज आते थे या एक्सप्लोजिव आते थे या डिफेंस इक्विपमेंट्स आते थे, मोस्टली वी परचेज फ्रॉम द अमेरिका या रशिया या इजराइल या अदर कंट्रीज फ्रॉम। इस बार सरकार ने सोचा है कि 65% अप्रॉक्स जो डिफेंस परचेजिंग होती है, यानी डिफेंस सेक्टर जो परचेज करता है उसका 65% अप्रॉक्स हम डोमेस्टिक मार्केट से परचेज करेंगे। यानी हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज पर वो कम हो जाए। जब फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, मतलब इंडिया की करेंसी का आउटफ्लो कम होगा, भारत का पैसा भारत में रहेगा। और जब भारत की ही कंट्रीज से हम, भारत की कंपनी से ही हम परचेज करेंगे तो इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज को और इंक्रीमेंट मिलेगा। ये भी सरकार ने एफर्ट किया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। रिसेंटली एक नया आपने वर्ड सुना होगा जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। हालांकि क्रिप्टो करेंसी अभी सरकार ने ऑथोराइज नहीं की है ना, इसको अभी परमिटेड भी नहीं किया गया और ना ही रिजर्व बैंक ने इसमें पैसा लगाने की किसी को अधिकार दिए थे। फिर भी इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग माध्यमों से अपने पैसे को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। सरकार ने इतना तो अब समझ लिया कि आने वाले कल में हो सकता है ये एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बन सकता है। और इस बात को समझते हुए सरकार ने 30% टैक्स लगाया है क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर। इसकी दो बातें हुई, एक तो 30% टैक्स लगाने से क्रिप्टो करेंसी को हम डाउन करेंगे, डिक्रीज करेंगे कि भाई यहां पर लोग पैसा ना लगाएं, परंतु जो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं उनका रिकॉग्निशन हो, पता चल पाए कि हु आर दीज पीपल, और अगर वो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं सो दे विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट। ये दो इसके प्रमुख बात होने वाली है। और क्रिप्टो करेंसी में पैसा ना लगाएं, बल्कि अगर आपको इस फील्ड में, इस नए सोर्स में पैसा लगाना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
is itself in the current year 2022 is going to launch the digital currency of India, which name is रूपी। यानी भारत सरकार स्वयं अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी जिसका नाम रूपी रखा जाएगा उसको इस 2022-23 में लॉन्च करने वाली है, ताकि ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड to invest their money into the digital currency market, they will have the option in India itself। उनको बाहर की कंट्रीज पर और इस प्रकार की ब्लॉकचेन सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। जब बात करते हैं नेटवर्क सिस्टम की, तो शुरुआत जब हमने की थी तो 2G नेटवर्क सिस्टम हुआ करता था। कुछ वक्त बीता, अमेंडमेंट्स हुए, टेक्निक अपग्रेड हुई तो 3G आया और अपग्रेडेशन हुआ। नाउ वी ऑल आर यूजिंग इन इंडिया द 4G, यानी 4th जनरेशन ऑफ इंटरनेट। सरकार इस साल 2022 में ही 5G स्पेक्ट्रम अपना लॉन्च करने वाली है। ऑक्शन के द्वारा सरकार 5G की नीलामी करेगी और जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में इंटरेस्टेड हैं, दे विल हैव अ राइट टू कम इन द ऑक्शन और वो 5G स्पेक्ट्रम को परचेज कर पाएंगे। फिर लगता है इसका मतलब कि आने वाले कुछ वक्त में इंडिया में 5G के नेटवर्क आप सबको इजीली अवेलेबल होने वाले हैं। मतलब 4G का ज़माना जाने वाला है और 5G का ज़माना आपके सामने बिल्कुल नज़दीक अब खड़ा हुआ है। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ माई लेक्चर कि भारत सरकार का इस साल का जो बजट है वो किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए ज़्यादा कनेक्टेड ना हो। मतलब इनकम टैक्स में बदलाव नहीं हुआ, नौकरी पेशा को ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिली हैं, रेलवेज की नहीं ज़्यादा बात नहीं की गई। सरकार का मेन मोटिव या फोकस इस बात पर है कि किस प्रकार लॉन्ग टर्म में सरकार इंडिया को एक अच्छा मजबूत देश बना सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार एक हाईवेज जो इंडिया में बनते हैं, लक्ष्य है कि इस साल 25,000 किलोमीटर की नए नेशनल हाईवेज बनेंगे और 25,000 किलोमीटर के हाईवेज बनाने में सरकार उम्मीद कर रही है कि 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार इस साल करने वाली है। 8 नए रोपवेज बनाने वाली है। जितने भी रोडवेज हैं उन सबको रेलवे से कनेक्ट करने का सरकार प्रयास कर रही है। मतलब ओवरऑल जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रयास है। और यहां पर मैंने आपको आज बजट की बेसिक बातें बताई, जितना अब तक मैंने पढ़ा था। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे मेरे इस लिंक पर क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं दूसरी वीडियो में आपको वो सारे डाउट्स, आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई, आपके काम की है। अगर ऐसा है तो वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। बाय, गॉड ब्लेस।